नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल आज पुनः उपस्थित हूँ बेहद एक गंभीर मामला लेकर कि क्या गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए न्याय पाने के लिए एकमात्र स्तंभ भारतीय सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। क्या दूसरे आशा की कोई किरण नहीं है। तमाम जो घटनाएं गुजरात से जो तमाम न्यूज़ हैं वो कहीं न कहीं इसी तरफ पुष्टि करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज गुजरात से दो बड़े फैसले आए हैं वहाँ से, गुजरात के कोर्ट से। एक फैसले की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन चूंकि हम लोग गुजरात दंगा पीड़ितों की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें नरोदा गांव केस, इस केस पे जो है कि आज वहाँ पे परिणाम आए हैं और परिणाम बड़ा ही चौंकाने वाला आया है। वहाँ पे नरोदा गांव में 2002 के गुजरात दंगों के दरमियान 11 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था। सोचिए कब की ये घटना थी। ये घटना थी मित्रों, अगर हम लोग याद करें तो 27 फरवरी को गोधरा ट्रेन हादसा होता है, जो भी कह लें उसे, जिसमें कि 54 यात्रियों को जिंदा जल के वो मरे थे। उसके बाद उस ज़माने में 27 फरवरी को ये घटना घटी थी मित्रों, और 28 फरवरी को गुजरात बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम लोग शामिल थे। और बंद के आयोजन का जो आरोप था यहाँ पे नरोदा गांव में, कि उसमें माया कोडनानी, जो गुजरात सरकार में एक तरह से उसमें मंत्री थी, वो विधायक भी थी भारतीय जनता पार्टी से, तो आरोप इसमें माया कोडनानी के ऊपर थे, बाबू बजरंगी के ऊपर थे। ये लोग इसमें मुख्य कहीं न कहीं आरोपी थे। घटना ये घटी कि 27 फरवरी के प्रतिक्रिया में 28 फरवरी को भारत बंद के तत्वावधान में गुजरात में नरोदा गांव में जो है कि हिंसा की बड़ी भीड़ ने हिंसा प्रारंभ कर दी, जिसमें कि मैंने बताया कि 11 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। आज वहाँ के सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायाधीश बख्शी ने, जो 68 आरोपी थे उन सभी को आरोप मुक्त कर दिया मित्रों। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें 86 लोगों को ऊपर आरोप लगाया गया था, 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन 21 वर्ष, चूंकि लंबा समय कालक्रम होता है मित्रों, तो 21 वर्ष के इस अवधि में 18 जिनके ऊपर आरोपी थे उनकी मौत हो गई थी, इसलिए अंततः आरोपियों की संख्या 68 बची थी, 68, और 68 के 68 आरोपी आज मुक्त हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात दंगा पीड़ितों की स्थिति जो आज के समय हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं उसको बांटता हूं तो मैं दो हिस्से में देख पाता हूं मित्रों उसे। एक जगह जहां पे कि गुजरात में पहले से ही कुछ दंगाइयों का उनका आरोप प्रमाणित हो चुका था और वो सजा काट रहे थे। उसके लिए मैं ज्वलंत उदाहरण देखता हूं बिल्किस बानो का प्रकरण। बिल्किस बानो के प्रकरण में, वो भी 28 फरवरी 2002 का प्रकरण था मित्रों, उसमें 2004 में जो है कि सजा सुना दी गई थी। 2008 में एक तरह से वो मामला जो है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी जो है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उस सजा की पुष्टि कर दी थी। तो और उसमें 11 लोग सजा काट रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजीवन कारावास की सजा लेने वाले इन लोगों को समय से पहले रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को 18 अप्रैल को बड़ी तीखी टिप्पणियां करनी पड़ी उसको लेके कि आखिर ये क्या स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार बहुत घिरी हुई नजर आई थी, यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप वो फाइल हमें सार्वजनिक कर दीजिए जिसमें आपने निर्णय लिया कि आखिर कौन से वो आधार थे कि इतने खूंखार किस्म के लोगों को जो है कि उनको समय से पूर्व आप उनको रिहा कर रहे हैं। गुजरात सरकार नानुकुर करने लगी थी कोर्ट में कि नहीं, मैं फाइल नहीं दे सकते, हमारे विशेषाधिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप अगर फाइल नहीं देते हैं तो फिर ये कोर्ट की अवमानना का मामला होगा। ये एक बड़ा सा विस्तृत मामला है मित्रों, इसको लेकर मैं एक अलग सा वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन मामलों में बिल्किस बानो के प्रकरण में लोगों को पहले से ही सजा सुना दिया गया था, वो मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, फिर भी वहां पे उन दंगाइयों को समय से पहले छोड़ा गया। और केवल मित्रों उन्हें समय से पहले उन लोगों को छोड़ा नहीं गया, बल्कि जब वो छूटे तो बाहर उनको माला पहना के जो है कि उनको सम्मान प्रदान किया गया, उनको संस्कारी बताया गया, वो अलग अलग मंचों पे दिखे। तभी सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अगर हम अपराधियों को इस रूप में अलग ढंग से महिमा मंडित करते हैं तो हम अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो एक स्थिति यह है कि जिनको पहले सजा मिल चुकी है उनको छुड़ाने के प्रयास चल रहे हैं, और दूसरे जो मामले अभी कोर्ट में हैं इस समय, उस मामले में सबके सब रिहा हो रहे हैं। देखिए, आप कहेंगे कोर्ट ने फैसला दिया, हो सकता है साक्ष्य ना हो, सबूत ना हो सकते हैं ये परिस्थितियां, लेकिन इनमें से एक जो, क्योंकि जो इसमें मुख्य रूप से जो आरोप है मित्रों, माया कोडनानी,
बाबू बजरंगी और एक पटेल जो विश्व हिंदू परिषद के थे उनके ऊपर थे, सबके सब अब रिहा हो चुके हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मामला तो एक तो माया कोडनानी को लेके है। माया कोडनानी का मामला कितना हाई प्रोफाइल था उसको मैं अगर आप लोगों के सामने स्पष्ट करूं तो उनके बचाव के लिए जो गवाह प्रस्तुत हुए थे 2017 में, उसमें से एक गवाह के रूप में गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद थे वहां पे, यानी वो भी गवाह बने थे उनके लिए। क्योंकि माया कोडनानी का तर्क ये था कि वो घटनास्थल पर घटना के समय में मौजूद नहीं थी। जो पूरा घटनाक्रम था मैं बता रहा था कि 27 फरवरी को गोधरा के बाद 28 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया और वहाँ पे एक बड़ी भीड़ मुस्लिमों के ऊपर हमला करती है और उनको जिंदा जला देती है। और इस घटनाक्रम में आरोप ये था कि माया कोडनानी, बाबू बजरंगी ये लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। चलिए माया कोडनानी छूटी, समझ में आ रहा है, लेकिन मुन्ना बजरंगी को लेके तो एक स्टिंग ऑपरेशन, भाई बाबू बजरंगी को लेके एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। उस समय के स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार आशीष खेतान ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी अपने आप को गुजरात दंगों के मामले में महिमा मंडित करते हुए पाए गए थे। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन आप लोग देखें तो उसमें बाबू बजरंगी खुद कह रहे हैं कि मैंने गुजरात दंगों के में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मैंने हत्या करते समय ये नहीं देखा कि सामने में बच्चे हैं, महिला है, कौन है, मैंने नहीं देखा। और वो अपने इस बहादुरी को इस रूप में सुनाते हुए नजर आए जैसे वो महाराणा प्रताप जैसी कोई लड़ाई लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप तो एक उद्देश्य के कारण एक बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा के साथ लड़ रहे थे, अकबर के साथ लड़ रहे थे, दो सेनाओं के बीच की टक्कर थी। महाराणा प्रताप के तो मित्रों ये भी नियम था कि वो अपने पास हमेशा दो तलवार रखते थे, एक तलवार अपने लिए और किसी भी निहत्थे पे वो हमला नहीं करते थे। अगर सामने वाले युद्ध करने वाले व्यक्ति का तलवार टूट जाता था तो महाराणा प्रताप उसे भी एक तलवार दिया करते थे, इसलिए वो दो तलवार रखते थे। उनके कहाँ तो उनके इतने नैतिक मूल्य, ऊपर किस्म के नैतिक मूल्य थे। और ऐसे लोग जो खुद कह रहे हैं कि हम निहत्थों पे हमला कर देते हैं और अपनी तुलना महाराणा प्रताप से कर लेते हैं, लेकिन ये एक साक्ष्य के रूप में था। क्या कोर्ट के सामने में ये साक्ष्य प्रस्तुत हुआ, या कोर्ट के सामने ये साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो क्या कोर्ट ने इसे ध्यान दिया, नहीं दिया, क्या हुआ इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बाबू बजरंगी का मामला पूरी तरह से, बाबू बजरंगी उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, मैं कहूँ भारत प्रसिद्ध तो ये शब्द छोटा होगा, बाबू बजरंगी उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद पूरे दुनिया में एक प्रसिद्ध चेहरा बन गए थे गुजरात दंगों को लेकर। वो आज रिहा हो गए हैं नरोदा गांव योजना को लेकर। हालांकि अगर हम लोग अभी उनके ऊपर कुछ और मामले चल रहे हैं, नरोदा पाटिया में 96 लोगों की हत्या हुई थी, वहां से वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, माया कोडनानी जो कि इसकी मुख्य सूत्रधार मानी जाती थी, वो जरूर आज रिहा हो गई। तभी मैं कह रहा हूं कि आखिर गुजरात से ऐसी घटनाएं क्यों दिख रही हैं? दंगा पीड़ितों को न्याय कौन देगा, कब देगा, किस प्रकार देगा? क्या नरोदा गांव में जो 11 लोगों की हत्या हुई वो खुद मर गए थे? मतलब एक तरफ तो हम स्वीकार करते हैं कि जिंदा जला की हत्या हुई थी, दूसरी तरफ वो ऐसा कौन हत्याकांड था जिसका कि कोई आरोपी नहीं था? ऐसे मामले पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर उन 11 लोगों के को न्याय कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा? अगर ये देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो केस है किसने दर्ज किया था? गुजरात पुलिस ने ही दर्ज किया था, उन्होंने ही आरोपियों को एक तरह से चुना था। तो फिर आखिर 21 वर्ष के कालखंड के बाद भी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो फिर किन लोगों ने इस न्याय को प्रभावित किया? क्या पुलिस को वो लोग थे? क्या पुलिस ने केस को कमजोर बनाया? तो आखिर वो उन पुलिस वालों को कब सजा मिलेगी? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप से केस कमजोर हुए तो जिन लोगों ने पॉलिटिकली हस्तक्षेप किया उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये कई सारे बड़े मामले हैं। मैंने आपको जब मैं बाबू बजरंगी की कहानी सुनाता हूँ तो उस अतीत के इतिहास में एक और भी कहानी छुपी हुई है। जब उनका स्टिंग ऑपरेशन आया था और उस समय जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चली थी, चूंकि जजेस कई बार बदले हैं इसमें नरोगा गांव के मामले में, तब वो उन पीड़ित पक्ष को सुना था तो उस समय के एक जज ने यह टिप्पणी की थी कि इनके लिए एक आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त नहीं है, जितने हिंसा की इंटेंसिटी जितनी हाई है इसमें, इन्हें कई बार का आजीवन कारावास मिलना चाहिए। एक समय में तो किसी जज की ये टिप्पणी रही, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 20 अप्रैल 2023, सभी आरोपों से वो बाहर है। अब जो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका की शान, आन बान अगर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट है। इन मामलों में भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा बिल्किस बानो प्रकरण में भी
कि वहाँ पे भी कहीं न कहीं न्याय करता हुआ सुप्रीम कोर्ट ही नज़र आ रहा है। ऐसे इस मामले में भी हो सकता है कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ही न्याय करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि 140 करोड़ की आबादी का एक बड़ा देश है भारत, क्या यहाँ पे हमारी लोअर जुडिशरी प्रभावित हो रही है, उसे उसके ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है? क्योंकि कॉलेजियम के मामले को लेकर जब विवाद चल रहा था मित्रों, कई सारे वीडियो हमने बनाए, कुछ समय कहीं न कहीं केंद्र सरकार के कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तनाव की स्थिति दिख रही थी। किरण रिजिजू लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। कई बार तो जो है कि आरएसएस का जो प्रमुख मुखपत्र है उसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टूल किट बनता है विपक्षियों का। ये आरोप जो है पंचनी पत्रिका में आलेख लिखकर वहां पे लगाया गया था। तो देखिए ऐसी स्थिति तो दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार न्याय के मामले में एक संबल प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या लोअर जुडिशरी के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे कोई दबाव की स्थिति है? क्योंकि आज ही अगर हम लोग देखें, गुजरात से 2 फैसले आते हैं मित्रों। एक फैसला तो आपने देखा कि नरोदा गांव केस को लेके वो फैसला है, जहां पे कि इतना कठोर जो है कि वो हत्याकांड के मामले में सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से आता है, जहां पे राहुल गांधी के अवमानना के मामले में, जो मानहानि के मामले में उन्हें जो 2 वर्ष की सजा हुई थी, उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं मिलती है वहां से। जबकि मानहानि के केस में जब से ये कानून बना है तब से राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति किसी को 2 साल की जो सजा हुई थी वो आज से 87 वर्ष पूर्व हुई थी। तो एक लोअर जुडिशरी पूरे 2 वर्ष की सजा देती है, उसके ऊपर का एक कोर्ट इस मामले में कोई राहत प्रदान नहीं करता। तो सोचिए कि 2 वर्ष की फुल सजा दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही असामान्य घटनाक्रम है। एक बयान दिया जाता है और वहां पे जजेज इतने कठोर हैं, न्यायपालिका इतनी कठोर रवैया रखती, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर जब गुजरात गंगा पीड़ितों का मामला होता है तो फिर वही जज इतने नरम रुख कैसे रखते हैं, वही न्यायपालिका इतनी नरम रुख कैसे रखती है? ये कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन सवालों का समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारी लोअर जुडिशरी भी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ फंक्शन में रहे। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मात्र 34 जो है कि जजेस का पूरा संस्था है, वो 140 करोड़ देश में हर मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती है। इसलिए निचले स्तर पे भी हमारे न्यायालय मजबूत होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए, और इतनी लंबी अवधि नहीं चलनी चाहिए जहाँ पे कई सारे जजेज होते हैं, वो लगते हैं, फिर वो रिटायर होकर जाते हैं, नए जज आते हैं। इस क्रम में फिर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो और भी लंबी हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए अब आखिरी न्याय का स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ही बचा है? क्या एक ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं जहां पे अब हर जगह हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं? ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए देशवासियों के लिए काफ़ी आवश्यक है, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। हम चुनाव के समय में अपने राजनेताओं से ये मांग करें कि हमारा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, मामले इतने लंबे नहीं चलने चाहिए। 21 साल क्यों लग जा रहे हैं इस मामलों में लोगों को आप साबित करने में कि वो निर्दोष हैं या फिर जो है कि वो आरोपी हैं? ये कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों का उत्तर हम सबों को ढूंढना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, गुजरात पीड़ितों के लिए जो दंगा पीड़ित रहे उनको न्याय कैसे मिले, यह संपूर्ण राष्ट्र को सामने में आके तय करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पूरी तत्परता दिखानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग मामलों में तत्परता दिखा रही है उसके ऊपर, यानी कि विशेषकर बिल्किस बानो को लेके एक बड़े वीडियो के साथ में पुनः आऊँगा आप लोगों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं नई सूचनाओं के साथ आप लोगों के साथ सदैव उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।